एखादं मूल गतिमंद किंवा मतिमंद असणं हा ना पालकांचा दोष आहे ना त्या मुलांचा, परंतु अशा मुलांना वेगळ्या पद्धतीनेच हाताळावं लागतं. मात्र ही मुलं सर्वसामान्य मुलांसमेत खेळतील, बागडतील हे पाहणं ही समाजाची जबाबदारी आहे. समाज अशा मुलांना शिक्कामोर्तब करून वेगळं करू पाहतो, तसं करता कामा नये. या मुलांमध्ये आमूलाग्र बदल आणि परिवर्तन करता येतं असा विश्वास बाळगणाऱ्या आपल्या आजच्या नवदुर्गा आहेत रूपा शरद कुमार. आपण जाणून घेऊया त्यांचा प्रवास. रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना मौका दिया बात करने का. आपका स्वागत भी है. आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमें. बचपन से आप इस फील्ड में कैसे आई? थैंक यू मनीषा जी. मेरा जर्नी मैं बोलती हूँ जब मैं स्कूल में थी तब से शुरू हुआ. तो मेरा पहला इंटरेक्शन जो था बच्चों का जो स्पेशल होते हैं उनका स्कूल में था. तो हम लोग प्लेग्राउंड में माइंड करते थे बच्चों को जब हम खेलते थे. तो स्कूल में एक सेक्शन था जहाँ पे स्पेशल बच्चे रहते थे, तो उनको देखभाल करने के लिए हमको बोलते थे. तब से मुझे लगता था कि हाँ ये अलग है पर हमारे साथ भी कुछ कर सकते हैं. तो मेरा इंट्रोडक्शन तब हुआ. तो काफ़ी छोटी थी तब, तो बहुत इम्पैक्ट हुआ मुझे. मैं पली बड़ी बैंगलोर में एंड मैंने अपना डिग्री वहाँ पे ख़त्म किया. एंड एजुकेशन फील्ड में हमेशा इंटरेस्ट था, पर पढ़ते पढ़ते मेरा कोर्स अलग ही जगह पे गया. तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिफ़िकेशन लिया एंड अपना खुद का बिज़नेस चलाती थी पहले मैं बैंगलोर में. लेकिन आप इस फील्ड में कैसे आई? इस फील्ड में आई मेरे बच्चे के वजह से. तो जब मेरा बच्चा छोटा था तो थोड़ा दिक्कत होती थी उसको, और मैं बैठ के उसको बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाने की कोशिश करती थी. अभी स्कूल नहीं जाता था, पर जब स्कूल जाता था तो खुशी से हंसी खुशी से नहीं जाता था. वो रोते हुए घर आता था, जाते टाइम भी काफ़ी रोता था. तो मुझे हमेशा लगता था कि अलग क्या हो सकता है जहाँ बच्चे खुशी खुशी जा सकते हैं. तो मेरे बच्चे का जर्नी जो स्कूल के शुरुआत से उतना प्लेजेंट नहीं था. तो हमेशा वो पूछता था कि क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. तब हम लोग अपने आप से क्वेश्चन करते थे, पर हमारे पास आंसर नहीं था तब. पर आंसर्स मिलने लगे जब हम लोगों ने यहाँ से बाहर गए. तो मेरे हस्बैंड की काम की वजह से हम लोग श्रीलंका शिफ्ट हुए. तो वहाँ पे मेरा बच्चे का एडमिशन हमने एक इंटरनेशनल स्कूल में किया था. तो वहाँ पे बच्चा घर नहीं आना चाहता था. तो हमको लगा हाँ कुछ तो हमको आंसर्स मिल रहे हैं यहाँ पे. तो मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा और मैं वो स्कूल में जाके पढ़ाना चाहती थी, पर मेरे पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं था. जब मैंने वहाँ प्रिंसिपल से बात किया तो बोले नहीं, यू आर नॉट क्वालिफाइड. तो पर मुझे लगता था कि मेरा बच्चा इतना खुश है यहाँ आते हुए. तो मेरा जर्नी एजुकेशन फील्ड में मैं बोलती हूँ टू गेट अ क्वालिफ़िकेशन टू बी एबल टू वर्क, ऐसे स्कूल में काम कर सकूँ, तो मैंने शुरू किया. तो पास में ही ढूंढा मैंने. एक लेडी वहाँ पे कोर्सेज कंडक्ट करती थी, तो वहाँ जाके एनरोल किया. क्योंकि बच्चा छोटा था, 3rd ग्रेड में था, तो मेरा ज़रूरत थी उसको. तो ये जो क्लासेस थे वो सैटरडे संडे को होते थे. तो हमारा वीकेंड तो वैसे गया. तो बट मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा बहुत सपोर्ट किया मुझे इसमें. तो दे यूज़ टू कम, वो मुझे ड्रॉप करके वहीं पे वेट करते थे जब तक मैं कोर्स ख़त्म नहीं करती थी, फिर हम लोग आ जाते थे. रूपा जी, उस स्कूल में ऐसी क्या खासियत थी कि आपका बच्चा घर नहीं आना चाहता था? वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे लीड करते थे लर्निंग. तो वहाँ पे टीचर्स इतना इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, पर वो दे वर नॉट द सेंटर. स्कूल में बच्चे सेंटर थे. तो इट वाज अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, जहाँ बच्चे खेलते खेलते बहुत पढ़ते थे. तो अगर पूरे क्लास को वो एक्टिविटी नहीं करना है तो दे हैड द फ्रीडम टू टेल द टीचर कि हमको ऐसे नहीं करना है. बट द टीचर न्यू कि लक्ष्य क्या है, टीचर को पता था.
तो तब वो बोलती थी कि हमारा गोल ये है, तो वहाँ कैसे जाना चाहते हो आप बता दो। तो द चिल्ड्रन यूज टू डिसाइड कि उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या रूट लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि हमारी जो आम स्कूल है वो चाइल्ड सेंटर्ड स्कूलिंग चलता है वहाँ पे? मुझे नहीं लगता उतने स्कूल है थोड़े बहुत आ रहे हैं आजकल, बट उतना चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। इट इज़ वेरी मच टीचर लेड। पर अभी जो नया एनईपी जो आया है देर, हाँ, यहाँ पे वी आर सो हैप्पी टू सी दैट चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग आ रहा है, बट इट्स गोइंग टू टेक अ फ्यू जनरेशंस ऑफ न्यू टीचर्स टू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इट। फिर आपने ऑटिस्टिक और मतिमंद गतिमंद बच्चों के साथ काम करना कैसे शुरू किया? तो ये स्कूल में, जो इंटरनेशनल स्कूल में, जब मैं क्वालिफ़िकेशन यहाँ काम करने के लिए क्वालिफ़िकेशन ले रही थी, तो मैं एक छोटी सी प्री स्कूल में काम करती थी। तो वहाँ हमने देखा कि 50 बच्चे थे जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे थे। उसमें काफ़ी बच्चों का बिहेवियर प्रॉब्लम था एंड लर्निंग का डिफ़िकल्टी था। तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो जितना मैंने क्वालिफ़िकेशन लिया था उससे तो काफ़ी नहीं था इन बच्चों के साथ काम करने के लिए। तो मेरा अगेन ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो ढूंढते ढूंढते आई लैंडेड इन यूके। वहाँ पे मैंने एक कोर्स को एनरोल किया था, ऑनलाइन कोर्स था, पर वहाँ जाके मुझे देखना था कि कैसे पढ़ाते हैं और कैसे काम करते हैं इन बच्चों के साथ। ये सब प्री स्कूल्स जो थे इंक्लूसिव प्री स्कूल्स थे, तो जहाँ पे न्यूरोटिपिकल बच्चे भी थे एंड बच्चे जो स्पेशल नीड्स के थे वो भी थे। तो वहाँ पे मैंने कोर्स के साथ साथ ये भी सीखा कि एक्चुअली कैसे काम करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करना है और उनका बिहेवियर को कैसे हम लोग पॉजिटिवली उसको रूट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जर्नी फिर सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी हुई, वहाँ भी आपने काम किया। तो यहाँ वापस श्रीलंका आके मैंने ये स्कूल में फिर मुझे काम करने का मौका मिला। तो वहाँ काम करते करते एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल स्कूल था, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट सिस्टम को वो फॉलो करते थे। पर ये देखा कि चौथी कक्षा के नीचे वाले बच्चे जो होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल नीड्स। तो दे वेट टिल बच्चा 4th ग्रेड या 5th ग्रेड में आने के बाद फिर इंटरवेंशन शुरू होता था। तो मुझे लगता था कि अर्ली इंटरवेंशन जब करते हैं तो ईजिली मेन स्ट्रीम हो सकते हैं बच्चे। तो तब मेरा एंड उसी टाइम में हम लोग इंडोनेशिया शिफ्ट हुए। तो फिर वही चक्कर शुरू हुआ मेरा कि मैं इन बच्चों के साथ अर्लियर कैसे काम कर सकती हूँ, छोटे बच्चों के साथ कैसे काम कर सकती हूँ। तब वहाँ पे एक कोर्स मिला सिंगापुर में, जो ADHD के बच्चे, डिसलेक्सिया के बच्चे, ऑटिज़म बच्चों के साथ काम कैसे करते हैं वो मैंने सीख के फिर सिंगापुर में एक स्कूल में मैं वॉलंटियर करती थी, जहाँ पे आई गॉट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ इन बच्चों के साथ काम करते हुए। आमतौर पे हमेशा पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा बच्चा हुआ ये हमारी गलती है, हमारा पाप है, हमारा गुनाह है। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का काउंसलिंग अहम होता है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही है। ये एक दूसरा वजह ये है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। पेरेंट्स वैसे भी एक्सेप्ट कर लेते एक 2 साल में उनको पता चलता है कि हाँ मेरा बच्चा, बट उनको पता है कि उनका बच्चा क्या क्या कर सकता है। हम लोग हमेशा जो बच्चा नहीं कर सकता है उसी की तरफ ध्यान देते हैं, बट क्या कर सकता है उसके लिए हम आंख खोल के देखने के लिए ही तैयार नहीं हैं। हम लोग उनको उनकी डिफ़िकल्टी से डिफ़ाइन करते हैं। डिसलेक्सिया के बच्चे बोलते हैं या ऑटिस्टिक बच्चे बोलते हैं, बच्चा विद ऑटिज्म नहीं बोलते हैं। तो द टर्मिनोलॉजी वी यूज़ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वो डिफाइनिंग नहीं होना है। तो सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करेंगे तो देन पेरेंट्स ऑल्सो विल फील कंफर्टेबल कि उन बच्चों को, बहुत बार क्या होता है पेरेंट्स सोशल इंटरेक्शन ही बंद कर देते हैं, पार्क्स जाना बंद करते हैं, वेडिंग्स जाना बंद करते हैं। रिलेटिव्स क्या सोचेंगे हमारे बच्चों के बारे में और हमारे बारे में,
और काफ़ी टाइम ये होता है कि जो लोग आसपास के लोग रहते हैं वो बोलते हैं पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ने बच्चे को सिखाया नहीं इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं बच्चा। वो नहीं होता है, बच्चों का जेन्युइन प्रॉब्लम होता है। और अगर हम लोग सीख जाए कि इन बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो ये बच्चे अपना टैलेंट को दिखाना शुरू करते हैं। फिर अभी आप इन सभी बच्चों के साथ कैसे जुड़ गई हो और कैसा काम चल रहा है अभी? अभी जो काम है, मैं 1-on-1 थेरेपीज़ देती हूँ बच्चों को। तो ये एक बहुत ही स्पेशल मेथडोलॉजी है जो मैंने सीखा है, डेविस मेथड्स बोलते हैं। तो ये जो है इतना यूनिक है। हम लोग जो मैं बोल रही थी, हम लोग बच्चे की डिफ़िकल्टी को कैसे उसको ओवरकम करना है। तो मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं सिर्फ बच्चे के साथ नहीं काम करती, मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आपको भी बैठना है और देखो मैं कैसे काम करती हूँ, सीख जाओ और घर जाके उतना एक्स्ट्रा एफर्ट आपको भी डालना है। तो सिखाती हूँ, मैं पेरेंट्स को भी सिखाती हूँ, सो दैट इट इज़ नॉट लिमिटेड। 1 आवर की टाइम को लिमिट नहीं होता ये थेरेपी, क्योंकि 23 आवर्स घर में रहता है बच्चा। तो पेरेंट्स अगर सीख जाए तो देन द एडवांटेज फॉर द चाइल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेथडोलॉजी जो है बच्चे के कोर पे काम करता है एज एन इंडिविजुअल, नॉट ऑन द डिफ़िकल्टी। तो हम लोग ऐसा एम्पावर करते बच्चों को कि उनको ऐसे टूल्स देते हैं जो जब वो बच्चा स्ट्रेस हो जाता है या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या टूल्स यूज़ करना है उसको ओवरकम करने के लिए। जब मन शांत कर लेते हैं बच्चे, देन दे आर एबल टू, उनको वो प्रॉब्लम को डील करने में आसानी हो जाती है। ऐसे बच्चों को देखने का नज़रिया बदलना चाहते हैं हम, तो पेरेंट्स और सोसाइटी को आप क्या कहना चाहोगी? मैं बोलती हूँ बच्चा बच्चा होता है, तो जस्ट उनको ऐसे नज़र से देखिए जैसे हर बच्चे को आप देखते हो। ऐसे नज़र से नहीं कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो वो अगर हमने अपना मन ठान लिया तो वो बच्चा आप देखो कितना कुछ कर सकता है। ऐसे बच्चों को अलग स्कूल होनी चाहिए या आम स्कूल में ही उनको पहले प्रवेश देना चाहिए? जब बच्चा छोटा होता है, अगेन वो डिपेंड होता है कि बच्चे का डिफ़िकल्टी कितना है। तो कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन डिफ़िकल्टी से पास करते हैं, उनको रेगुलर स्कूल डेफिनेटली जाना चाहिए, पर उनको थोड़े साल तक 1-on-1 सपोर्ट चाहिए। तो हमारे रेगुलर स्कूल्स में अगर हम एक सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जो इन बच्चों के साथ कुछ घंटों तक 1-on-1 अगर पीछे सपोर्ट मिला, तो ये बच्चे काफ़ी आगे जा सकते हैं। एंड जब दूसरे बच्चे इन बच्चों को साथ में पढ़ते हुए देखते हैं तो उनका एम्पैथी बढ़ जाता है, वो उनको अलग नज़रिए से नहीं देखते हैं। तो मैंने अपने खुद के प्री स्कूल में देखा है कि बाकी बच्चे इतना उनको हेल्प करने में आगे आते हैं कि हमको खुद सरप्राइज होता था कि इतना एम्पैथी रहता है बच्चों में, हम लोग उसको किल करते हैं क्योंकि इन बच्चों को अलग अलग करके। तो अगर मेन स्कूल में ये बच्चे आने लगे तो बाकी बच्चों को भी बहुत कुछ मिल जाता है। आप इन बच्चों के लिए काम करी हो, लेकिन आपका ध्यान गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर भी है, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसी होती है उसके बारे में बताओ। तो ये जो मैं 1-on-1 थेरेपीज़ देती हूँ बच्चों को, इसके लिए फ़ीस भी लगता है, पर ये फ़ीस जो है मैं खुद नहीं लेती। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप एक बच्चे के ऊपर इसको इन्वेस्ट करेंगे, जितना आपसे हो सकता है उतना एक गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो मेरा जो सोशल कमिटमेंट जो है इस तरह से कर रही हूँ आजकल। तो आई वांट टू रीच आउट कि एज मेनी गर्ल चिल्ड्रन एज पॉसिबल। या ये जो मेरा थेरेपीज जो चलते हैं ये 8 से 10 दिन का थेरेपीज रहते हैं एंड यूजुअली फुल डे रहता है। तो महीने में 2 बच्चों के साथ इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती। तो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक। आपको बदलाव दिख रहा है बच्चों में? बिल्कुल दिख रहा है। 8 से 10 दिन में स्पेशली डिसलेक्सिया के बच्चे जो है
वो काफ़ी हद तक अपना रीडिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ऑटिज्म बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लगता है, वो 6 महीने से 8 महीने तक का थेरेपी चलते हैं, पर वो रोज़ नहीं रहता है। आपने वेबसाइट भी और पोर्टल भी शुरू किया है क्या इसके बारे में? हमारा एक ऑल अबाउट चाइल्ड करके एक पोर्टल है जो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों चलाते हैं। इसमें हम बहुत सारे पेरेंटिंग आर्टिकल्स और स्पेशल नीड्स के, जो स्पेशली ऑटिज़म के जो साइंस होते हैं, उसको कैसे पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस भी हम लोग वहाँ पे पुट अप करते हैं। सो नाइस ऑफ यू. थँक्यू रूपा, थँक्यू व्हेरी मच. बहुत शुक्रिया. मूल हे मूलच असतं. समाज त्याला मतिमंद गतिमंद असा शिक्कामोर्तब करतो. सर्वसामान्य मुलांसमवेत या मुलांनाही वाढू द्या, खेळू द्या. मुलं त्यांना बघून शिकतात आणि दोघं मिळून पुढे जाऊ शकतात. पालकांचं समुपदेशन जसं महत्त्वाचं आहे तसं शिक्षण क्षेत्रातही बदल खूप महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांनी या मुलांच्या प्रती संवेदनशील राहायला हवं असं सांगतात आणि या मुलांच्यासाठी जे शिक्षण दिलं जातं त्याचा सर्व निधी रूपा या मुलींच्या शिक्षणासाठी गुंतवत आहेत. कॅमेरामन विजयसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.